हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा वीडियो जो है जून 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए थे, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा था और मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ लिया था। दोनों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें वन लाइनर फैक्ट्स आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में आ सकते हैं। RS 2000 प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था। तो उन दोनों वीडियोज़ को देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मैगजीन की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे अपडेट्स जो RPSC से रिलेटेड होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, वो सब हम पोस्ट करते हैं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल न्यूज़ से। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के। आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन बहुत पहले जो है लॉन्च किया गया था। उसका सेकंड एडिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का सेकंड एडिशन जो है वो हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य ये था कि शहरों को जो है, सिटीज़ को जो है कचरे से मुक्त करना, ठीक है। और इसी के तहत जो है एक स्वच्छता सर्वेक्षण भी कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ये 2016 से कंडक्ट हो रहा है, और अभी जो 2023 में जो ये कंडक्ट होगा ये इसका 8th एडिशन होगा। कौन सा? 8th एडिशन होगा। इसी को लेकर के ये न्यूज़ है। और आप देखेंगे कि ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसकी इस बार की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। क्या थीम है? वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम है। किन सिद्धांतों पर ये सर्वेक्षण कार्य करता है? तो देखिए, इसका सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। 3 R आपने हर बार सुने होंगे। रिड्यूस यानी कि कचरे को कम करना, रिसाइकल यानी कि कचरे का पुनर्चक्रण करना, और रीयूज़ यानी कि कचरे को पुनः उपयोग में लाना। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो देखिए, इस बार इसमें जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं। जैसे कि पहले इसका मूल्यांकन 3 चरणों में होता था, अब इसके चरण बढ़ा करके 4 कर दिए गए हैं। दूसरा, इसने जो वार्ड है, जो शहरों के अंदर वार्ड्स होते हैं, उनको भी इसके अंदर जो है रैंकिंग में इंक्लूड किया है। जो वार्ड्स में मेयर्स होते हैं उनको भी जो है सम्मानित किया जाएगा अगर वो अच्छा कार्य करते हैं। तीसरा जो है, जैसे कि जो खुले में शौच है उनको येलो स्पॉट के रूप में, और खुले में जो थूकने वाले जो स्पॉट होते हैं उनको रेड स्पॉट के रूप में, संकेतकों के रूप में जो है मूल्यांकन में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के हमें पता होने चाहिए। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ये इसका 2000 ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही किया जाता है। ये इसका 8th एडिशन था और इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पहली बात तो, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे सिंपल चीज़ है कि NDAP जो है इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी आपके जो सार्वजनिक उपयोग के लिए जो डेटा है उसको एक जगह जो है वो रखा जाएगा, ताकि जितने भी निजी उपयोगकर्ता है, मीडिया पर्सन्स है, पत्रकारिता, मतलब मीडिया पर्सन तो सेम ही हो गया, और जो आपके NGOs वगैरह है, तो ये उस डेटा को यूज़ कर सकें। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं आप कि डेटा का डेमोक्रेटाइजेशन किया गया है, यानी कि जो डेटा है हमारे पास, सरकारी जो डेटा है उसका लोकतांत्रिकरण जो है वो किया गया है। तो ये जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए जो है डेटा इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य वही है कि डेटा सबके लिए एक्सेसिबल हो, इंटरऑपरेबल हो, इंटरैक्टिव हो। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए, आपने ये खबर पढ़ी होगी कि राजीव गांधी हत्याकांड, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके हत्याकांड में AG पेरारीवलन नाम के एक व्यक्ति हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिहा किया है। तो आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए इनको जो है रिहा किया गया है। और इनका जो नाम था वो जो बम बनाया गया था उसमें जो बैटरीज लाने में जो नाम था वो, उसमें इनका नाम जो है इसमें था। इन्होंने काफ़ी सज़ा इसमें पाई है, 31 साल तक जो है जेल में सज़ा इन्होंने प्राप्त की है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 142 है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 142 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये एक तरीके से ये फैसला सुनाया है। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 142 अगर आपसे पूछे या आपको पढ़ना हो तो इसमें मुख्य बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को एक्सेप्शनली, यानी कि बहुत अपवाद स्वरूप यूज़ किया है, लेकिन कई मुख्य मुद्दों पर यूज़ भी किया है। जैसे अयोध्या वाला जो केस है, मंदिर वाला जो केस है, वहाँ पर यूज़ किया है, जहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई मस्जिद बनाने के लिए अलग से लैंड जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो दी जाए। तो इस तरीके से जो है आर्टिकल 142 का यूज़ हुआ है। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि भाई कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, संपूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पावर्स का, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, जिसको क्या कहें आप, कार्यकारी और जो आपके वैधानिक जो पावर्स होती है, उनका भी उपयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 142 कहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष बात है नहीं। और ये जो है इसकी पूरी है कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये वो है। तो ये आप
इसको छोड़ सकते हैं। फिर देखिए कि यासिन मलिक, इसको टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई है। इसके ऊपर यूएपीए कानून जो है उसके तहत आरोप भी सिद्ध हुए हैं और आईपीसी की धारा 121 जिसके के तहत कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, और यूएपीए की धारा, यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जिसमें आतंकी गतिविधियों को लेकर के जो है सख्त कदम जो है उठाए जा सकते हैं। ये लॉ जैसे कि आपने टाडा, पोटा, ये इस तरीके के लॉज आपने पढ़े होंगे, जिसमें संजय दत्त को भी जो है अरेस्ट किया गया था। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं। तो उसकी धारा के तहत जो है यासिन मलिक को गिरफ्तार किया गया है, मतलब उसकी धारा में भी ये दोषी पाया गया है। तो जैसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाना, इस प्रकार के इस पर दोष सिद्ध हुए हैं और इसको जो है उम्र कैद की सजा भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे कि भारत में असमानता की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। इस जो कमेटी है, ये एडवाइजरी कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देवराय। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या मुख्य बातें इसमें कही है, ये यहाँ पे जो लिखा है ये मैं बता दूं कि इन्होंने जो डेटा यूज़ किया है वो NFHS का डेटा है, USDE प्लस का डेटा है, यूडाइस प्लस का डेटा है, और जो आपका क्या कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसका डेटा। ये सारे डेटा एकत्रित करके इन्होंने बता लगाया कि भाई कितनी असमानता हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो देश में इन्होंने बताया कि बेरोजगारी की दर जो है वो 4.8% है और कामगार आबादी का अनुपात 46.8% है। इतने लोग हमारे यहाँ पर कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कार्य करने वाले तो वो स्वरोजगार कर्मी हैं जो कि 45% है। नियमित जो वेतन कर्मी है जो एक नियमित सैलरी पे काम करते हैं वो 33% है। अनौपचारिक यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं वो है 20%। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा जो है डेटा ध्यान रखेंगे कि स्वरोजगार वाले कितने हैं और देश में बेरोजगारी की दर जो है वो कितनी है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें कई सारे डेटा और भी हैं, जैसे कि बताया कि भाई 95% स्कूल के परिसर में अब जो है शौचालय की सुविधा जो है वो उपलब्ध है, और ये जो है 100% जो है स्कूलों में विद्युत कनेक्शन जो है वो प्रोवाइडेड है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये आपके निबंध वगैरह लिखने में जो है आपको काम दे सकती है। बाकी यहाँ अगर आप जो चाहें तो ये कुछ डेटा जो है आप दिमाग में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि देश का पहला इथेनॉल प्लांट जो है बिहार के पूर्णिया के अंदर स्थापित किया गया है। तो इथेनॉल जो होता है वो एक तरीके से फ्यूल के रूप में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है, और बिहार ने जो है बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 जो है वो जारी की है, और उसके तहत उन्होंने कहा है कि हम 17 इथेनॉल प्लांट्स जो है वो स्थापित करेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट जो है इसका उद्घाटन पूर्णिया में किया गया है। इसके अंदर देखिए किसको यूज़ किया जाएगा इथेनॉल के उत्पादन के लिए, तो चावल की जो भूसी होगी उसको, और जो चावल के और मकई के जो दाने होते हैं उनको जो है इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा तो और इसमें कुछ खास बात है नहीं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना जो है उसको स्टार्ट किया गया है। भारत सरकार का जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसने 363 करोड़ रुपए का जो है इसमें बजट जो है उसका भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखिए होगा क्या, सिंपल सी चीज़ है कि एक मिशन है नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, उसके तहत क्या किया जा रहा है कि जितनी भी पुरानी फिल्म्स हैं, जैसे कि आप मुगल आज़म है, उससे पुरानी सत्यजीत रे की जैसे पथेर पंचाली फिल्म वगैरह हैं, तो वो क्या है कि पुरानी रील्स में रिकॉर्डेड हैं, तो उसको लॉस ना हो, वो जो पुरानी फिल्म्स है वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए उनका संरक्षण करने के लिए जो है ये बजट अलॉटमेंट किया गया है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो है फिल्म संरक्षण परियोजना है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी संरक्षण परियोजना है जिसको भारत जो है वो लॉन्च किया है, और इसमें बजट का आवंटन भी भारत के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर जितने भी पुरानी ओल्ड फिल्म्स होगी, 2-3 हज़ार जो पुरानी फिल्में हैं सत्यजीत रे के टाइम की जो मूवीज़ हैं, उससे भी पुरानी जो मूवीज़ होंगी उन सबको जो है कंजर्व यहाँ पर किया जाएगा, ताकि उनको जो है कलर फॉर्म में भी दिखाया जा सके, और इसका जो पुरानी सीडीज़ वगैरह हैं उनको भी जो है रिट्राइव किया जा सके, रिस्टोर जो है वो किया जा सके। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इन्होंने लिखा भी है, हाँ, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनरुद्धार जो है वो किया जाएगा। पुनरुद्धार मतलब कि रिस्टोर उनको किया जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो अभी को कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर जो एक क्लासिकल फिल्म है जिसमें कि सत्यजीत रे की फिल्म थी प्रतिद्वंदी, इसको जो है इसका जो क्लासिक सेक्शन है उसमें इसका प्रीमियर भी कराया गया था। मतलब उस फिल्म को जो है इन्होंने रिट्रीव किया था वापस से रिस्टोर करके, और जो है इसको कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया था। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि कौशल विकास और को लेकर के जो है इसरो के और कौशल मंत्रालय जो हमारा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके मध्य एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत क्या करेंगे कि इसरो में जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो है इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। इसका उद्देश्य है देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो के तकनीकी कर्मचारियों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक यानी कि छोटे समय के पाठ्यक्रमों का एक औपचारिक ढांचा तैयार करना। ठीक है, तो किसके बीच में MOU साइन हुआ है? कौशल मंत्रालय और इसरो के मध्य। किस लिए? कौशल विकास के लिए। ठीक है, तो ये छोटी सी खबर थी। और इसके अलावा देखिए जो है भारत और जर्मनी का हरित हाइड्रोजन कार्यबल समझौता है वो साइन हुआ है। नेक्स्ट ये वाली जो न्यूज़ है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि भारत ने अपनी जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया है। भारत चाहता है कि हम जो है जो कार्बन है उसका कम से कम उत्सर्जन करें, क्योंकि हमने जो है ग्लासगो समिट के अंदर भी जो है अपनी प्रतिबद्धता जताई है। तो इन सब के लिए कार्य अभी से करना जो है वो स्टार्ट करना होगा। तो इसमें जो हरित हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से क्रिएट की जाती है, मतलब ऐसी हाइड्रोजन जिसमें किसी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके, किसी कोयले या किसी अन्य ऐसी चीज़ों का उत्पादन का उपयोग करके हाइड्रोजन का नहीं बनाया जाता जिसके के अंदर जो है कार्बन का उत्सर्जन हो। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं पानी से, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके के अंदर जो है क्या कहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका उपयोग नहीं होता। तो इस प्रकार की जो हाइड्रोजन जनरेट होती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो भारत चाहता है कि भाई हम जो है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करें और भारत को जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाएं। ठीक है, हम उत्पादन भी करें और उसका निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी करें, भारत का ये मंशा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में। जैसे कि ऊपर वाली खबर है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जैसे इसरो वाली, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भारत ने किसके साथ में हरित हाइड्रोजन कार्यबल को लेकर के समझौता किया है, कौन से देश के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई गई है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने भारत ने जर्मनी के साथ में समझौता किया है। तो हमारे यहाँ के जो केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, और जर्मनी के जो आर्थिक मामलों के मंत्री हैं डॉक्टर रॉबर्ट हैबेक, इन दोनों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत इन्होंने जो है इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की है। भारत और जर्मनी देखिए दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त बनाने का जो है उनका लक्ष्य है, और दोनों देश एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, फिर देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट है जो कि डेटा को लेकर के है। जो हमारे भारत का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली, भाई कितने नागरिक बढ़े कितने कम हुए, तो उसकी जो एक रजिस्ट्रेशन एक डेटा है वो आया है। और उसमें कहा गया है कि जो हमारे यहाँ मृत्यु दर है, मरने की जो दर है, वो उसमें 6.2% की वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। 2019 में जो है कम लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन 2020 में अधिक लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है। और इसमें अगर आप देखें कि पंजीकृत जो मौतें हैं उसमें 60% जो है वो पुरुषों की है और 39% जो है वो महिलाओं की मृत्यु जो है इसमें देखने को मिली है। तो ये इसमें कुछ फैक्चुअल न्यूज़ थी। फिर देखिए जो शॉर्ट न्यूज़ है उसमें सांबा जो है एक गांव है जो कि जम्मू कश्मीर का है। ये देश को पहला सौर ऊर्जा गांव देने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग का एक जिला है। सॉरी, गांव नहीं है, ये एक जिला है जहां पर जो है सौर ऊर्जा वाला, ये 100% सौर ऊर्जा वाला गाँव जो है वो बन गया है। और इसके अलावा जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला भी जो है वो बन गया है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। यह योजना प्रदेश के नागरिकों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भारत में सार्वजनिक व सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध जो है वो करवा रही है। इसके बारे में तो हम वैसे जानते हैं, हमने पढ़ा है कई बार। फिर देखिए एक रेड शील्ड सेंटर के बारे में इन्होंने जो है बात की है। तो ये रेड शील्ड सेंटर क्या है, तो इसमें जो है नीट और जेईई के छात्रों के लिए इसको बनाया जाएगा। तो इसमें भारतीय सेना, SBI और जो आपका नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन जो है, इनके बीच में इसको लेकर के त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थापित होने वाले उत्कृष्टता और कल्याण के लिए रेड शील्ड सेंटर में मणिपुर सुपर 50 परियोजना के तहत जुलाई 2022
2022 के पहले सप्ताह तक नीट और जेईई के 50 छात्रों के पहले बैच के लिए पूरी तरह से ये कार्यात्मक हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि रेड शील्ड सेंटर किसके लिए है, तो ये नीट और जेईई के छात्रों के लिए है और त्रिपक्षीय समझौता करके इसको मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। फिर देखिए, देश की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। तो इसको कहाँ बनाया गया है, तो उड़ीसा के अंदर इसको बनाया गया है। इसमें एससी और एसटी विकास विभाग ने जो है, उड़ीसा का जो एससी एसटी विकास विभाग है उसने आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो है स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ में समझौता किया। किसके साथ समझौता किया ये छोड़िए, अब ये ध्यान रखिए कि ट्राइबल देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो उड़ीसा के अंदर उसकी स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल आज का क्या है। फिर देखिए, जो अस्पताल सेवाएं हैं उसको लेकर के रेलटेल और आंध्र प्रदेश का जो AMTZ है यानी आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन जो है उसके बीच में एक जो है क्या कहें उसको, एक तरीके से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके तहत क्या होगा कि रेलटेल ने आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन AMTZ के विशाखापट्टनम परिसर में एक हेल्थ क्लाउड को डिज़ाइन और स्थापित किया है और ये जो है दुनिया का पहला एकीकृत उपकरण निर्माण केंद्र है। इससे होगा क्या कि हेल्थ केयर के उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलटेल और AMTZ के बीच इस ऐतिहासिक साझेदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को हाईटेक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सशक्त बनाने में जो है वो सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, जो प्रसार भारती है उसने अभी मेडागास्कर का जो ORTM है उसके साथ में एक समझौता किया है और इसका उद्देश्य है कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना, अवसरों की तलाश करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। तो ये सारी चीज़ें जो है संस्कृति का आदान प्रदान के लिए प्रसार भारती और मेडागास्कर आपने देखा होगा अफ्रीका के जस्ट राइट में अगर आप देखेंगे एक आइलैंड नुमा जो देश है वो मेडागास्कर है यानी कि अफ्रीकन देश है वो। तो उसके साथ में जो है प्रसार भारती ने अभी जो है MOU साइन किया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये कुछ खास नहीं है यहाँ पर कि भाई जो आपका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसके अंदर जो हमारे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री है उनके द्वारा एक और नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कुछ ऐसी विशेष खबर इसमें है नहीं जो पूछी जा सके। अब देखिए, एक परियोजना है जिसका नाम है श्रेष्ठ जी गुजरात से संबंधित परियोजना है, लेकिन चूंकि इसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है इसलिए हमको जानना ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म है, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है यहाँ पर सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। ये थोड़ा हेल्थ वाला ध्यान रखिएगा, बाकी पूरा फुल फॉर्म नहीं भी ध्यान रहे तो चलेगा। श्रेष्ठ जी किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए, गुजरात से संबंधित है और वर्ल्ड बैंक ने जो है इसमें $35 करोड़ की सहायता देने का जो है वो इसमें घोषणा की है। तो यहाँ देखिए, इस परियोजना के तहत जो सरकार है वो ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने, राज्य की महामारी रोकथाम प्रणाली को मजबूत करने की जो है वो पहल करेगी। तो ये एक छोटी सी खबर थी इसमें। अब आप फ्रेंड्स इस वाले आर्टिकल पे आइए। यहाँ पे लिखा है कि अमेरिका ने भारत सहित 7 देशों को बौद्धिक संपदा अधिकार की निगरानी सूची में रखा है यानी कि वॉच लिस्ट में रखा है। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अमेरिका की एक बहुत ही रिपोर्ट है, एक फेमस रिपोर्ट है जिसका नाम है स्पेशल 301। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ लेंगे कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है या बताई जाती है, तो ये रिपोर्ट किससे संबंधित है। ये अमेरिका की जो है रिपोर्ट है, वैश्विक स्थिति के लिए एक रिपोर्ट है। वैश्विक स्थिति किस संबंध में, तो जितने भी हमारे बौद्धिक संपदा को लेकर के कानून है तो उसमें अमेरिका का ये आरोप है कि भारत जो है भारत को जो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है उसमें स्पेशल 301 रिपोर्ट में। और वो ये कहता है कि भाई भारत जो है वो बौद्धिक संपदा कानूनों के लिए कोई इफेक्टिव नीति नहीं लेकर के आया है अब तक, ठीक है। तो इसीलिए उसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया और भारत के साथ में कहते हैं टोटल 7 देशों को जो है इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जो है वो रखा गया है। उसमें भारत के ऊपर मतलब कई सारे आरोप भी हैं, जैसे कि और भी कई सारे देश हैं जैसे कि चाइना है, रशिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, इंडोनेशिया है, वेनेजुएला है, इन 7 देशों को रखा गया है। आप भारत का नाम ध्यान रखें। उसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR के द्वारा जो है इसको जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो ये USA की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा स्पेशल 301 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसके अंदर हमको जो है आर्थिक परिदृश्य और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखना है और जो कोई क्वेश्चन उसमें से बन करके आएगा तो वो भी हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।